Hello everyone, welcome to the TGT lab. I am Mahima. Yesterday वीडियो में हमने डिसाइड किया था कि हम जो 15 डेज़ का प्लान बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ईच डे को कैसे डिवाइड करेंगे. सो वी हैव डिसाइडेड कि आवर फर्स्ट डे वी विल गिव टू द पॉलिटी. तो आज हम पॉलिटी से ही शुरू कर रहे हैं. पॉलिटी रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए. और किस डिस्क्रिप्टिव के लिए हम करने वाले हैं वो है KVS Tier 2 TGT SST. So I hope guys you all have gone through the NCERT questions. ईच चैप्टर के NCERT क्वेश्चंस को आपको एक बार गो थ्रू करना है. वो ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है जो कि मैंने देखे, तो उसमें से बहुत कम चांसेस हैं कि वो क्वेश्चंस एज इट इज़ दे दें, लेकिन फिर भी आप एक बार उनको गो थ्रू कर लेना सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो NCERT में हैं और व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड. क्योंकि अगर तुम्हें पहले से पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमने NCERT में भी पढ़े हैं तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ जाएगा. ओके गाइस, सो हम अब सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी वाला, उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं. यू गाइज कैन सी हियर कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने लगा दिए हैं. तो हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. अब कैसे, तो डिस्क्रिप्टिव में सबसे पहले आपको आंसर कैसे लिखना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद फिर हम गो थ्रू करेंगे. सबसे पहली जो है, कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका हमको इंट्रोडक्शन लिखना है. जैसा भी इंट्रोडक्शन हमें आता है लेकिन वो लिखना है, बिकॉज इंट्रोडक्शन के बिना कोई भी क्वेश्चन की हम स्टार्टिंग कर ही नहीं सकते. जो भी क्वेश्चन पूछ रखा है उसको आप बिना किसी इंट्रोडक्शन के इंट्रोड्यूस करोगे तो वो अधूरा सा लगेगा. उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम एक लाइन में या 1 से 1.5 लाइन में इंट्रोडक्शन लिख देंगे. उसके बाद फिर हमें पॉइंट्स में आंसर्स लिखना है. पॉइंट, अगर आपके पास पॉइंट्स हैं, आपके पास इतना कंटेंट है कि आप पॉइंट्स में आंसर बना के लिख दो तो वो बहुत अच्छा है. वरना उससे ज़्यादा है अगर आपके पास, तो आप हेडिंग बनाओ एंड देन उसको एक्सप्लेन कर दो 1 से 2 या 2.5 लाइन में. फिर से हेडिंग बनाओ और एक्सप्लेन कर दो 1 से 2 या 2.5 लाइन में. क्योंकि अभी सेम क्वेश्चन जो मैं तुम्हें पैटर्न बता रही हूँ आंसर लिखने का, इस सेम पैटर्न में मैंने नीचे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. वो आप देखोगे तो यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस कि मैं किस बारे में और कैसे डिस्कस कर रही हूँ. देन लास्ट पार्ट जो आता है वो आता है हमारा कंक्लूज़न का. कंक्लूज़न का पार्ट क्या है कि लास्ट में आपको कंक्लूड करना है क्वेश्चन को. और आपका क्वेश्चन जो है वो 1 से 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन 1 से 1.5 पेज का होगा तो वो बहुत ज़्यादा लगेगा और आपके पास टाइम भी नहीं होगा इतना कि आप एक क्वेश्चन को 2 से 1.5 से ज़्यादा पेज में लिख पाओ. क्योंकि यू हैव ऑल द 10 क्वेश्चंस विच कैरी 40 मार्क्स. और आपको इसमें 1 से 1.5 पेज इनफ होगा. और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको बैलेंस्ड आंसर करना है. बैलेंस्ड आंसर आपको करना पड़ेगा. देन ओनली यू विल फाइंड इट दिस वीडियो प्रोडक्टिव. क्योंकि आप अब इसमें देखने वाले हो कि मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो लगभग बैलेंस किए हुए हैं. इंट्रोडक्शन, पॉइंट्स, हेडिंग, कंक्लूजन, ये हमारा हो गया है जो मैंने भी बताया. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. द फर्स्ट चैप्टर हमारा है वो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी. देखो गाइज, अगर डेमोक्रेसी के चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आपको फॉर श्योर पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है. तो जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ये लाइन ऐसी है कि इसको ना रट लो बिल्कुल. क्योंकि अगर डेमोक्रेसी से क्वेश्चन आया तो तुमको ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देनी है वहाँ पे, ठीक है. साथ साथ तुम एक और डेफिनेशन वहाँ पे लिख सकते हो जो अब्राहम लिंकन जी से उन्होंने क्योट किया था कि दैट डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. ये बहुत ही फेमस लाइन है अब्राहम लिंकन की. तो तुम ये दोनों लाइन पूरी चैप्टर से, अगर कोई भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो फॉर श्योर तुमने ये लाइन लिखनी है. इट विल डायरेक्टली गिव यू 1 मार्क्स. हाफ मार्क्स तो कहीं भी नहीं गया इस एक लाइन के लिए अगर तुमने लिख दी तो, ठीक है. अब अगर बात करें हम व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, ये लाइन ना बिल्कुल एज इट इज़ तुम अभी अपने बेशक से अपने नोट्स में लिख लो. कॉपी पेन उठाओ, अपना पेज और पेन उठाओ,
डायरेक्ट लिख लो ये लाइन एज इट इज़, रट लेना, जब रिवीजन का टाइम आएगा तो तुम यहीं से जो नोट्स बना रहे हो अभी वीडियो से, वही नोट्स तुम्हें रिवाइज करने हैं, उससे अलग तुम्हें कुछ नहीं उठाना। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेन फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। की फीचर जो इंक्लूडिंग है वो है, की फीचर जो है वो है इक्वालिटी ऑफ ऑल फीचर ऑल सिटीजन्स बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज असेंबली, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग। अब ये जो पार्टिसिपेशन है सिटीजन्स का डिसीजन मेकिंग वो कैसे होता है, क्योंकि देखो जो पीपल हैं वही इलेक्ट करते हैं रूलर्स को, और रूलर्स जितने भी मेजोरिटी डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर पीपल से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए ये लाइन यहाँ पर एक्सप्लेन की गई, दैट पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स इन डिसीजन मेकिंग। एंड द अनदर वन इज द रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी राइट्स, इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। ये लाइन भी एक मतलब ये लगा लो तुम बेस्ट लाइन है, तुम इसको भी एज इट इज़ अपने नोट्स में लिखो और इसको रट लो, क्योंकि कहीं भी आ गया तो तुम्हें यूँ क्यों लगानी है। बिल्कुल है, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। करंट रूलर किसका, मैंने यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो डेमोक्रेसी है, फर्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जहाँ पर सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। सेकेंड वन इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, उसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, जहाँ पर सिटीजन्स मेक अ रिप्रेजेंटेटिव टू मेक देयर डिसीजंस। अब है थर्ड वन इज़ लिबरल डेमोक्रेसी, दैट फोकसेज ऑन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंक्लूडिंग राइट्स, फ्री इलेक्शंस एंड द रूल ऑफ लॉ। ये तीनों चीज़ें डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये तीनों यूं की यूं याद होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन था जो अभी रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड है। रूल ऑफ लॉ अगर आ जाता है, बेसिकली हमें पता होना चाहिए आए या ना आए। रूल ऑफ लॉ, व्हाट डज इट मीन बाय रूल ऑफ लॉ, दैट इज mean that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. ओके, अब चैलेंजेस क्या है डेमोक्रेसी के, ये यूं का यूँ सब पॉइंट हमारे सिलेबस में भी गिवन है, हमारे सिलेबस में गिवन है यूं का यूँ सब पॉइंट, तो अब इससे भी हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। चैलेंजेस हमारे डेमोक्रेसी को क्या है भाई, हमारे डेमोक्रेसी में करप्शन है, सबको ही पता है, इनएफिशिएंसी है, रोल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स है, ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड सोशल इनक्वालिटी अमंग द पीपल। भाई कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी का सोशल स्टेटस हाई है, किसी का लो है। ठीक है, कास्टिज़म तो है ही है, हमें हर जगह कास्टिज़म दिखने को मिलता है। कम्युनलिज्म है, कम्युनिटीज़ अलग अलग हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू द इंस्टेबिलिटी। भाई अब देखो, अभी अभी हमारे पास बीजेपी है, कुछ साल पहले हमारे पास कांग्रेस थी। ठीक है, तो ये जो सब पॉइंट्स ये मैंने जो लिखे हैं ये आप एज इट इज़ लिख सकते हो, और एज इट इज़ हम वहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि भाई हाँ ये तुम्हारे माइंड में होनी ही चाहिए, सो दैट कि तुम इफ़ेक्टिवली आंसर कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन का। अब जो है वो आते हैं मेन क्वेश्चंस विच आई हैव फ्रेम्ड फॉर ऑल ऑफ यू, और ये बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द डेमोक्रेसी। ड्रॉबैक क्या है, सीधी सी लाइन लिखनी है भाई कि फॉलोइंग आर द ड्रॉबैक, क्योंकि सीधी सीधी बात पूछी है, पॉइंट्स में बना के लिखने, हमेशा ध्यान रखना है अगर आप पॉइंट में बना के लिखोगे तो एग्जामिनर के लिए ईजी हो जाएगा रीड करना। अगर आप इसको पूरे को एक पैराग्राफ में लिख देते हो तो ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या ही छाप रखा है, मैं क्यों इतने एफर्ट लगाऊं इसको पढ़ने में। अगर हाँ पॉइंट है, पॉइंट देखा कि ठीक है भाई हाँ इंस्टेबिलिटी लिखी हुई है, हाँ ठीक है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी, लीडर्स कीप चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी, ये पता ही है, हमने पहले पढ़ लिया था। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड टू डिले। बहुत सारे जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व होते हैं कि भाई एक हमें लॉ पास कराना है, तो वो बहुत सारी स्टेजेस से होके गुजरता है तब जाके कहीं होता है, तो वो टाइम टेकिंग है। और कुछ टाइम में ऐसा होता है कि कभी ये चीज़ कोई भी लॉ पास करने के लिए बहुत कई साल लग जाते हैं, तो वी कैन से दैट इट लीड्स टू डिलेज। So, elected leaders do not know the best interest of the people and it leads to the bad decisions. एक्चुअल में बहुत सारे जो हमारे लीडर्स हैं उन्हें ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है, और ग्राउंड रियलिटी का पता ना होने की वजह से उनको पता ये भी नहीं पता कि लोगों को एक्चुअल में इंटरेस्ट किस चीज़ में है, लोग एक्चुअल में चाहते क्या हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं अपनी डेमोक्रेसी से, और अपने जो लीडर्स हैं उन्होंने जो चूज़ किए हैं उनसे उनकी डिमांड्स क्या हैं। तो डेमोक्रेसी लीड टू द करप्शन for it is based on electoral competition.
अब डेमोक्रेसी में करप्शन होता है किस चीज़ के लिए होता है भाई? इलेक्टोरल कंपटीशन लोगों में। अब देखो बीजेपी आ रही है, हमारे पास बीजेपी है, आप है, जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनमें अपने आप में ही कंपटीशन है अलग, और इसमें भी आपको करप्शन देखने को मिलेगा। ऐसे बोलते हैं ना कई बार, भाई धांधली हो गई है, वोट्स में धांधली हो गई है, तो ये सारी चीज़ें ही करप्शन के अंदर आती हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे अनपढ़ लोग हैं भाई, मतलब इलिटरेट हैं, जो पता ही नहीं है, उनको एक्चुअल में नहीं पता रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हमें राइट्स दे रखे हैं, उनको पता ही नहीं है एक्चुअल में, और वो एक्सप्लॉइट होते रहते हैं लोग दूसरे लोगों से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये क्वेश्चन तुम एक बार गो थ्रू कर लेना, इसके बेशक से आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, सो दैट कि यू कैन गो थ्रू, जब तुम रिवीजन करोगे तो फटाफट ये पॉइंट्स तुम देख सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। ये भी ऐसा कैसा हमारे सिलेबस में सब पॉइंट दिया हुआ है। देखो अब ये क्वेश्चन मैंने वैसे ही बनाया हुआ है कि आप पॉइंट्स बना सकते हो, आप एक हेडिंग दे सकते हो और फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, मैंने बिल्कुल उसी फॉर्म में जो मैंने अभी तुम्हें ऊपर एक्सप्लेन किया था उसी फॉर्म में इसको बनाया हुआ है। ओके, द एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी के तीन एस्पेक्ट्स हैं भाई, एक पॉलिटिकल है, सोशल है और इकोनॉमिक। Political aspect जो है, that requires government by consent and political equality. Democracy as a form of government implies that election must be held with reasonable frequency. अब भाई आप एक बात बताओ, हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं तो पता है भाई हाँ 5 साल में इलेक्शन होंगे, दैट इज़ गुड गुड, लेकिन अब कभी 5 साल में हो रहे हैं, फिर अगले 2 साल में फिर हो गए, फिर 6 साल में हो गए, फिर 3 साल। अगर हमारे पास कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इस चीज़ के लिए फ्रिक्वेंसी नहीं है, फ्रिक्वेंटली इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं अपना डेमोक्रेसी में। ठीक है, मोर ओवर देयर शुड बी मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी कंपीटिंग फॉर द पॉलिटिकल पावर। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो इनके बीच में आपस में कंपटीशन चलता रहता है कि कौन सी पार्टी अब जीतने वाली है और किसके पास अब पॉलिटिकल पावर आएगी। ठीक है, तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हमारा ये हो गया। सेकेंड वन आता है हमारा सोशल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट में क्या है कि अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ वन इन विच एटमोसफेयर ऑफ इक्वालिटी प्रिवेल्स, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। ठीक है, everyone should have equal access to shop, restaurants, hotel and places of public entertainment. Our constitution guarantee equal to every person before law. अब ये देखो, सोशल एस्पेक्ट में हमने सीधा ये सारी चीज़ें लिख दी। सोशल एस्पेक्ट्स में मैं तुम्हें एक नॉर्मल टर्म्स में समझाती हूँ कि जो सोसाइटी है, क्या उस सोसाइटी में हमें इक्वली एक दूसरे को हम ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, सीधा से इसमें ये है, कहीं भी हम घूमने जा रहे हैं, मतलब जैसे आपको पता है पहले डिस्क्रिमिनेट करते थे, जो लोअर कास्ट है अपर कास्ट है उनको लोग ऐसे डिस्क्रिमिनेशन फील करते थे, जो लोअर कास्ट वाले, कि भाई हाँ हमें नलकों से, सेम नलकों से पानी नहीं लेने दिया जा रहा है, शॉप्स पे हम नहीं जा सकते हैं, होटल्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सोशल एस्पेक्ट्स में आती हैं। द थर्ड वन इज़ द इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या आता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विल बी अ रियलिटी ओनली व्हेन इट इज़ सपोर्टेड बाय इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। द मोस्ट स्टेबल डेमोक्रेसी जो भी वर्ल्ड में, वो वही है जो एक्सटेंसिव वेलफेयर स्कीम पर अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से अगर कोई भी कंट्री रिच होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसमें स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, ये तुम तीन एस्पेक्ट्स लिख सकते हो डेमोक्रेसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मेरिट्स की बात करते हैं, सीधे सीधे सब पॉइंट्स बना के लिखने हैं आपको, सीधे सीधे 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सो एस्पेक्ट्स क्या है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल तो है भाई, अब अगर मान लो कोई लॉ पास किया, बहुत सारे लोग जाके धरने पे बैठ जाते हैं या फिर अपील फाइल कर देते हैं, तो ये अकाउंटेबल हैं, वो हमें जवाब देंगे, वो जवाबदेह हैं, हमें आंसरेबल हैं। ठीक है, अपनी एक्शंस के लिए। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म सबसे पहले इस चीज़ के लिए बेटर हो गई। सेकंड वन इज डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली बात है, जब एक डिसीजन को, एक लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इतने सारे स्टेजेस से जब उसको होके जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी। इतने सारे जब लोग इन्वॉल्व होंगे किसी भी डिसीजन को, किसी भी लॉ को पास करने के लिए, तो सबके कितने सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, वो उसमें आएंगे, मॉडिफाई होंगे, कुछ चीज़ें डिलीट होंगी, कुछ ऐड होंगी, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसलिए ये क्या है, क्वालिटी डिसीजन मेकिंग है, इसमें इम्प्रूव करता है ये इसको। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हाँ भाई, डिफरेंसेस ऑब्वियसली बात है, ये हमारी
जो इंडिया है उसमें कितने कल्चर के लोग रहते हैं, कितने मतलब एक सेक्युलर कंट्री है ये, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट अगर डेमोक्रेटिक है तभी हमारे डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट को डील कर सकती है इफेक्टिवली, वरना वो नहीं कर पाएंगी। डेमोक्रेसी एनहांस करती है डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, इट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलो अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, इसलिए आइए आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको लिख सकते हो। अब जो है अगला, एक्सप्लेन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन डेमोक्रेटिक कंट्री एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया है, अगर कोई भी डिफरेंस पूछ ले तो या तो तुम ऐसे टेबल बना दो सीधा सीधा, ठीक है, टेबल नहीं बना रहे तो ऐसे कर दो, ठीक है, मैंने टेबल नहीं बनाई इसमें, ऊपर नीचे कर दिया, कोई बात नहीं। ये इसको ऐसे सब पॉइंट लिखो और इसको हाईलाइट कर देना पर, लाइक जैसे पेन या पेंसिल कोई भी कलर के लेके उसको दो नीचे 2 अंडरलाइन कर दी, ठीक है, इस तरीके से कर देना। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि भाई ईच सिटीजन ईच अडल्ट सिटीजन हैज़ अ राइट टू वोट एंड ईच वोट हैज़ वन वैल्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक में। और नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, इलेक्शन डू नॉट ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड, रूलर्स हैव अनलिमिटेड पावर, ठीक है, सीधा सा है बिल्कुल। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स इन डेमोक्रेटिक कंट्री। अभी मैंने समझाया था रूल ऑफ लॉ का मतलब वही है कि भाई सबके लिए रूल बराबर होगा। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो इलेक्शन जीत गए हैं तो अब वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे बेसिक्स रूल की, और जो भी कुछ इट मस्ट रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटी एंड एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। ये मैंने तुम्हें अभी बताया था कि भाई अकाउंटेबल गवर्नमेंट है इसमें, ये देखो यहाँ पे भी मैंने बताया था क्वालिटी डिसीजन मेकिंग हो जाता है जब बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो रूल ऑफ लॉ सिग्निफिकेंस कैसे है ये इसमें बता रखा है कि एवरी ऑफिस बियरर हैज सर्टेन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। Each of these is accountable not only to the people but also to the other independent officials। ये क्वेश्चन भी काफ़ी सही है। अब जो चैप्टर जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो उसमें मैं तुम्हें ये क्वेश्चन मेरे को ठीक लगा, अगर आ जाए तो लिख देना, बट तुम्हें आइडिया होना चाहिए, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। पाकिस्तान अंडर द जनरल परवेज मुशर्रफ इज़ नॉट कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। क्यों, ये क्वेश्चन है भाई, क्यों नहीं है? क्योंकि द रूलर इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल इन द पाकिस्तान। ये जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, ये इन्होंने क्या किया था ना, पाकिस्तान पे मिलिट्री कुप करवा दिया था समथिंग अक्टूबर 1999 में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या किया था इन्होंने, जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको हटा दिया था, उसको खुद को इसने डिक्लेयर कर दिया था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इसमें यही पूछ रखा है कि जो पाकिस्तान है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के, उसको हम डेमोक्रेसी क्यों नहीं कहेंगे भाई? इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया था, मिलिट्री कूप लगा दिया था, तो कैसे होगा वो एक तरह से? अब इस एक बंदे की चलेगी ना, इस एक बंदे की चलेगी अगर क्योंकि इसने खुद से सब डिसीजंस ले लिए। दे कैन नॉट टेक फाइनल डिसीजंस, the power to take final decision rests with the army officials and with General Musharraf, and none of them are elected by the people. Okay, so how is democracy better than other form of government? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू हैव टू गो थ्रू दिस, स्क्रीनशॉट ले लेना बेसिक से, पॉइंट सेट कर लेना। इट इज़ करेक्ट दैट डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज it allows us to correct its own mistakes. There is no guarantee that mistakes cannot be made in the democracy। बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है, तो इसको पढ़ना एक बारी। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट द एडवांटेजेस in a democracy is that such mistakes cannot be hidden for a long, okay, and there is a space for public discussion in these mistakes and there is a room for correction। Either the rules have to change their decision or the rulers can be changed। This cannot happen in the non democratic country। अब देखो, इसको मैं पूरे को पैराग्राफ में भी लिख सकती थी, लेकिन अगर इसको मैं पैराग्राफ में लिखती ना बहुत ही बेकार लगता, ठीक है। सबसे पहली बात, नो इम्प्रेशन, देखते ही लगता अरे यार पूरा पैराग्राफ में लिख दिया इसने, तो पॉइंट्स बना के लिखा, वही बात लिख के एक्सप्लेन कर दी अच्छे से, ठीक है। बस बिल्कुल ऐसे ही लिखना, बैलेंस्ड आंसर लिखना है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, चैलेंजेस क्या है डेमोक्रेसी की। ये भी हमारी सिलेबस में जो है वो हेडिंग दी हुई है, सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे ये जो देखो तुमने, मैंने उसमें अपने नोट्स में भी लिखा हुआ था यहाँ पे, जो फर्स्ट में मैंने तुम्हें पढ़ाया था, ये यहाँ पे चैलेंजेस, करप्शन, इनएफिशिएंसी, ये इसी को मैंने यहाँ पे ना एक्सप्लेन कर दिया है। ये देखो ये एक बार पढ़ लेना है इसको, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वही है जो मैंने तुम्हें अभी ऊपर बताया था, ठीक है। ये करप्शन एंड इनएफिशिएंसी है,
रोल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट, ठीक है, a lot of people are forced to bribe to vote for a particular candidate or a party, यही बता रखा है. ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी, कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म का बता रखा है. तो दैट इज़ इट फॉर द फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी के लिए. इससे ज़्यादा या इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आएगा. इसको तुम बिल्कुल अच्छे से गो थ्रू कर लेना, इनको 2-2 बार पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, 2 बार रिवीजन कर लेना, मोर देन इनफ है. एक क्वेश्चन फंस गया ना डेमोक्रेसी से, तुम पक्का बहुत अच्छा आंसर लिखाओगे अगर तुम्हें ये सारी हेडिंग्स, ये सारी पॉइंट्स जो मैंने इसमें बताए वो तुम्हें अगर याद है तो. नाउ सेकंड चैप्टर में आते हैं. सेकंड चैप्टर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है सेकंड चैप्टर का नाम, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने बनाए हैं, उनके आंसर्स लिखे हैं. सो अब मैं तुम्हें ये भी बताऊँगी, ठीक है. So stay tuned guys, this will be so helpful for you. First question is, what are the main feature of the constitution? भाई बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, आने के चांसेस है. सीधा सीधा मैं नहीं बोल रही, बट हाँ अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ गया फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, तो तुम बिल्कुल आंख बंद करके पॉइंट्स लिख सकते हो. फर्स्ट इज, इट जनरेट अ डिग्री दैट ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. ऑब्वियसली बात है, हमारी कंट्री में कितने सारे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कितने सारे कास्ट और धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ट्रस्ट है, कोऑर्डिनेशन है, उसकी वजह से ही तो हम एक साथ रह पा रहे हैं ना. सेकेंड इज, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन. सीधी सी बात है भाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होती है, ठीक है. ये 3 चीज़ें, 3 एलिमेंट होते हैं. तो ये पावर दे रखी है कि हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन. तीनों को अलग अलग है, एक रूल बनाएगा, एक एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, ऐसे करके. सो इट ले डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द rights of the citizens are. It expresses the aspiration of the people about creating a good society. Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory and also the relationship between the people and the government. Okay, बिल्कुल भाई, इतना इजी तरीके से मैंने इसको किया है ना. यू गाइज 2-3 बार इसको पढ़ लेना, बस स्क्रीनशॉट लेते रहो तुम वीडियो का, 2-3 बार इसको पढ़ लेना. यू विल हैव एवरीथिंग इन योर हैंड्स व्हेन यू विल बी इन द एग्जाम सेंटर. ओके, how was the institutional design formed for the Indian Constitution? A constitution is mainly about embodying the value into institutional arrangement. It is very long and detailed document. हमें पता ही है भाई. Therefore, it need to be amended quite regularly and keep it updated. So the maker of the Indian Constitution made provisions to incorporate changes from time to time. These changes are called constitutional amendments. ठीक है, सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में वहाँ पे तो इफेक्टिव लगेगा. ठीक है, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिखा है हमने, डिफाइन किया है, सीधा सा लाइन खींच दो बस पेंसिल से, पेंसिल लेके जाना, पेंसिल से लाइन खींच दो सो दैट कि हाँ हाईलाइट हो जाए. द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ लीगल लैंग्वेज. Like any constitution, the Indian Constitution laid down a procedure for choosing person to govern the country. It defined who will have how much power to take which decision, जो कि मैंने तुम्हें बताया अभी. लेजिस्लेचर का बताया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का बताया और जुडिशरी का बताया. 3 पिलर्स हैं, ठीक है. तो यही इसके बारे में डिफाइन किया कि किसके पास कौन सी पावर है कि वो कौन सा डिसीजन ले सके. एंड it also put limit to what the government can do by providing some rights to the citizen that can not be violated. And the next question is, what led to the struggle against apartheid? State any 4 practices following in the system of apartheid in South Africa. अब भैया जो साउथ अफ्रीका था उसमें अपार्टेड बेसिकली एक सिस्टम का नाम है, या फिर हम बोल सकते हैं एक पॉलिसी है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए, और ये यूनिक था ओनली साउथ अफ्रीका में. अब जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी ना, दैट लेड टू द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टेड. उसने स्ट्रगल किया अपार्टेड के अगेंस्ट कि भाई जो गोरे लोग हैं, उन्होंने बोला कि जो काले लोग हैं भाई वो अलग है हमसे, ठीक है. उन्होंने रंग भेद किया एक तरह से. इसको ना तुम एक और बात याद रखना, साउथ अफ्रीका को ना रेनबो नेशन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको रेनबो नेशन भी बोलते हैं. So many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and play a leading role in the struggle movement. ये देखो, apartheid was the name of a system or policy of racial discrimination
यूनिक टू द साउथ अफ्रीका। अब देखो भाई, ये मैंने ना यहाँ पे इतना इंट्रोडक्शन दे दिया था, ये एडिटिंग में वो हो गया, इतना इंट्रोडक्शन दे दिया था, उसके बाद देखो यहाँ पे है द वाइट यूरोपियन इम्पोज द सिस्टम ऑन द नॉन वाइट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। द ब्लैक वर forbidden from living in white areas and they could work in these areas only if they had permit. There were separate school, colleges, hotel, hospital, train, buses, cinema hall, theater, shopping area and public toilets, swimming pools and beaches, etc. for the whites and black. अलग अलग था भाई सब कुछ. The blacks could not even visit the churches where the white worshipped. The non-white were denied to voting right and even the basic human right. This is all about apartheid. कैसे रंग भेद किया, कैसे सब चीज़ों से उनको अलग रखा गया, ठीक है। तो लेकिन हाँ, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हो गया था, काइंड ऑफ आज़ाद इन द सेंस कि जब उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई थी, तो क्या हुआ था कि इनको ना पूरे 2 साल लगे थे अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और उसमें उन्होंने क्या किया कि भाई अब तक जो भी रंग भेद हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है, लेकिन अब हम भाईचारे के साथ रहेंगे भाई। अब ना कोई काला गोरे के खिलाफ और ना कोई गोरा काले के खिलाफ कुछ बोलेगा, ठीक है। और ये 2 साल तक इनकी डिबेट चली थी, 2 ईयर्स तक इनकी डिबेट चली थी, उसके बाद इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ये पॉइंट तुम याद रख सकते हो, लिख भी सकते हो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why do you think there is a more importance of the constitution to a democratic country? The constitution of a country is set of written rules that are accepted by all people of the country. The constitution has more importance in a democratic form of government because, लिख दिया, इंट्रोडक्शन लिख दिया, अब सब पॉइंट्स आ गए, ठीक है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनेगी और इसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक कंट्री वर्क करेगी। एक और बात ध्यान रखने की है कि भाई जो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ओके। The constitution delimits the scope of activity of the various organ of the government and the constitution specify who will have the power to take which decisions. ये वही वाला पिछले वाला मैंने पॉइंट लिखा है इसमें। In a democracy, the constitution safeguard the right of the citizens. The constitution express the aspiration of the people about creating a good society. It constantly goes on growing and evolving according to the needs and aspiration of the people. सेम है बिल्कुल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लो बेशक से। What is mean by sovereign, socialist and secular as the key word of our constitution? ये मैंने ना इसमें ना तुम्हें इसके लिए पूरा पेज मैंने लगाया था एनसीईआरटी का, उसको डिफाइन कर देती हूँ। ये देखो, ये हमारा प्रेम्बल है, इसमें ये टर्म डिफाइन कर रखी है। What does it mean by sovereign? That people have supreme right to make decision on internal as well as external matter. No external power can dictate the government of India. भाई हमारा घर है, ठीक है, हमारे घर में कोई पड़ोसी आके थोड़ी ना बताएगा कि आज ये सब्जी बनेगी, आज ये खाना बनेगा, आज ये नहीं, हम ही तो बताएंगे ना, कोई हमें बाहर से आके डिक्टेट नहीं करेगा। यही है इसका मतलब सीधा सीधा, ठीक है। अब उसके बाद है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है wealth is generated socially and should be shared equally by society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce the socio-economic inequality. Secular, सारे धर्म के लोग रहते हैं इसमें। Government treat all religion, beliefs and practices with equal respect. Democratic है, form of government where people enjoy equal political right, elect their rulers and hold them accountable. The government is run according to some basic rules. Constitution होगा, बताया था। Democracy है तो कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन है किसी कंट्री का तो ये मैंडेटरी नहीं है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो। मोनार्कियल भी हो सकती है, मोनार्क हो किसी कंट्री का और उसमें मोनार्कियल गवर्नमेंट हो, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। बट अगर डेमोक्रेटिक है, ठीक है, उसमें ये डेमोक्रेसी का इसमें जो बताया हुआ है। अब है हम बात करते हैं नेक्स्ट इज रिपब्लिक। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पर्सन एंड नॉट अ हेरेडिटरी पोजीशन। इलेक्टेड पर्सन होगा, हेरेडिटरी पोजीशन उसकी नहीं होगी, सीधी सी बात है। रिपब्लिक है, बाप है, उसका बेटा है, फिर उसका बेटा, ये वाले सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। इलेक्ट करो, जो भी बनेगा वो राजा। जस्टिस, citizen cannot be discriminated on the ground of caste, religion and gender. Social inequality have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged group. ये जस्टिस है भाई, ये लिबर्टी है, तुम इसको रीड कर सकते हो।
इक्वालिटी है पता ही है इसका, तो फटर्निटी है पता, फ्रेटर्निटी है। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ़ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। एकदम ये भाईचारे वाली बात आ जाएगी इसमें, भाईचारा, ठीक है, भाईचारा वाली बात आ जाएगी। बट अब ये देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, ये तुम खुद पढ़ लेना भाई, ठीक है, इसमें कुछ नहीं दे रखा। बट हाँ, ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फटर्निटी, ये इनसे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, ये इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया एज अ सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवर्जन बेसिकली ये यहाँ पे ना ऐसे पॉइंट्स आएंगे, सोशलिस्ट और सेकुलर, इसको ये डिफाइन कर रखा है, ठीक है, इसको ये डिफाइन कर रखा है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया वही है, इसको पढ़ लेना। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ये वही है जो मैंने तुम्हें बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कैसे उन्होंने सब एक साथ किया था। After 2 years of the discussion and debate, the Constitution of South Africa was produced. It gave its citizens the most extensive right available in any country. The Constitution right including everybody. No one has treated differently whatever they have done in the past. ये सबसे बड़ी बात है, ये तो हमें अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए। वट एवर हैड डन इन द पास्ट, छोड़ाओ भाई उसको वहीं पे, प्रेजेंट में कैरी करोगे बहुत नेगेटिव एनर्जी कैरी हो जाती है। So all communities sat down together to transfer the better experience into a binding glue of a rainbow nation. They wanted to solve the problem of the country collectively, and the constitution was based on the social equality and justice. Thus, the constitution inspired democrat all over the world. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, 2-3 बार रीड कर लेना, छप जाएगा दिमाग में, कहीं भी नहीं जा रहा। फिर 2-3 बार रीड करने से क्वेश्चन जब सामने आएगा ना, सारी चीज़ें रिकॉल कर लेगा माइंड ऑटोमेटिकली। तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना सब याद रहेगा नहीं रहेगा, नहीं भाई, क्वेश्चन आएगा ना सामने, ऐसा ब्रेन हैक्स लगाएगा, सारी फाइल्स छान मारेगा दिमाग की और सब बता देगा कौन सी कहाँ पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी। बट शर्त यह है कि तुम्हें पढ़ना है 2-3 बार। सेकेंड इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है भाई यूपीएससी सीडीएस का, मैंने सीडीएस एग्जाम्स दिए हैं जब। रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, क्यों है, कैसे है, ये बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, तो इसको देख सकते हो तुम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बिकॉज इट द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इज नीदर ईजी एंड नोर डिफिकल्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, jurisdiction of the center and the state have been defined and demarcated. Both the center and the state have been authorized to exercise independency. Powers independency. There are provisions which can change the federal structure into a unitary one. रिजिड है और फ्लेक्सिबल है। कैसे है कि कुछ चीज़ों के लिए इसमें स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, कुछ लॉज पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत है, लेकिन कुछ लॉज पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी से भी हो जाते हैं, ठीक है। मेजोरिटी इज नॉट लेस देन 2/3 वोट इज रिक्वायर्ड टू अमेंड अ कॉन्स्टिट्यूशन। दस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंजॉय द एडवांटेजेस ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, ठीक है। सेंटर और स्टेट में अलग अलग है, ठीक है, यही है इसमें। Explain the major factor that contributed to the making of Indian Constitution. फैक्टर्स बताने हैं जिसने कंट्रीब्यूट किया कि भाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। सबसे पहले है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहीं से आया था भाई आइडिया सबको। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में हुआ था। उस टाइम पे कौन था? आई थिंक लुइस 16 किंग था फ्रांस का, ठीक है। They were also influenced by the practice of the parliament democracy in Britain and Bill of the Right of the USA. जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनमें जितने भी डेमोक्रेसी के लिए मोनार्की ख़त्म हुई, फिर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, नेशनल असेंबली, ये फ्रांस में भी तो है ऐसे ही, नेशनल असेंबली बनाई थी उन्होंने, फिर उन्होंने राइट ऑफ डिक्लेरेशन करके समथिंग को कॉन्स्टिट्यूशन को किया था डिक्लेयर, उसके बाद फिर सारे चेंजेस आने शुरू हुए थे। ऐसे ही रशिया में भी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, दैट इंस्पायर दैम टू थिंक अ सिस्टम बेस्ड ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। एट ईच स्टेप दे क्वेश्चन वेदर द थिंग्स सूटेड आवर कंट्री और नॉट। उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेम्बल? प्रेम्बल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सिग्निफिकेंस क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड सेक्युलर इन द प्रेम्बल। Preamble state the objective which the Constitution seeks to establish and promote. It is a short statement of basic values with which a constitution begins. It deals with the ideals, principles, aims of the constitution. Preamble is the soul of our constitution. Okay, N.K. Palkhiwala ने बोला था शायद ये. It contains the philosophy on which the entire constitution has been built. The word "we, the people of the India," lays stress on the point that political sovereignty in India rests with the people. And the world secular, मैंने बता दिया था कि every citizen has complete right to follow any religion. सारे धर्म के लोग रहते हैं.
व्हाट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम मेक प्रोविजंस फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तुम रीड कर सकते हो, काफ़ी सही क्वेश्चन लगा मुझे भी ये, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखो, ये मैंने ना 3-4 क्वेश्चन इसी में ऐड कर दिए। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, give any 5 reason or why do we need a constitution in a democracy, explain any 3 reason or what is constitution, why do we need a constitution, give any 4 reason। ये एक ही साथ मैंने कर दिया क्योंकि आंसर एक ही बन पा रहा था इनका सबका। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, तो कॉन्स्टिट्यूशन है तो रिटन रूल होंगे, ठीक है। पहली लाइन, दैट आर एक्सेप्टेड by all people living together in a country. Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in the territory, that is called citizens, and also the relationship between the people and government. We need the constitution because, ये देखो, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब पॉइंट्स बना के लिख देंगे, ओके। 4 मार्क्स कहीं भी नहीं गए भाई, यूं के यूं मिलने वाले हैं 4 मार्क्स। It generates a degree of trust and coordination. It specifies how government will be constituted, lay down limit on the power of the government, tell कौन से citizens के right है कौन से नहीं है, express an aspiration of the people about creating a good society, ठीक है। ये important point है। Indian constitution safeguard the interest of minority, OBC, poor and weaker section of our society. It gives universal adult franchise to all and establish equality of law. इसका मतलब है right to vote, okay। Now the next question is, what are the main feature of the constitution? It generate a degree of trust coordination, जो कि हमें वही functions हैं, features हैं, same बात है, वही सब लिखना है इसमें भी, same है वो, ठीक है। How was the institutional design formed for the Indian constitution? A constitution is mainly about embodying the values into institutional arrangement. It is very long and detailed document, therefore it need to be amended quite regularly and keep it updated. So makers of the Indian constitution made provisions to incorporate changes for time to time, and these changes are called constitution। ये वही वाला सेम क्वेश्चन है, शायद ऊपर वाला मैंने चिपका दिया है, इसको छोड़ दो, पढ़ सकते हो वैसे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया था। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर हो गया है ख़त्म। अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर नंबर 3 जो है पॉलिटी का, वो अब शुरू हुआ है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और चैप्टर का नाम मैं तुम्हें बता दूँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है। इलेक्शंस के बारे में बता रखे हैं इसमें पूरे चैप्टर में ही, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। व्हाट इलेक्शंस लॉ आर मेड फॉर कैंपेनिंग, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट गेट अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट, एंड अकॉर्डिंग टू हमारी इलेक्शन लॉ के, नो पार्टी और कैंडिडेट ब्राइब नहीं कर सकता, थ्रेट नहीं कर सकता वोटर्स को वोट देने के लिए, उनको ही वोट दो, अपील कर सकता है वोटर्स को, लेकिन इस बात पर नहीं कि नेम ऑफ कास्ट और रीजन के बेसिस पे नहीं कर सकता। गवर्नमेंट रिसोर्सेज को वो इलेक्शन कैंपेन में यूज़ नहीं कर सकता है, और 25 लाख से ज़्यादा वो स्पेंड नहीं कर सकता है इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द लोकसभा इलेक्शन, और 10 लाख असेंबली इलेक्शन में। 25 लाख से ज़्यादा लोकसभा के इलेक्शन में नहीं खर्च कर सकता है कैंपेनिंग में, और 10 लाख से ज़्यादा असेंबली इलेक्शन में खर्च नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मिनिमम कंडीशंस फॉर अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? Everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. Point है सीधा सीधा। Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choices to the voter. The choice should be offered at regular intervals. Elections must be held every few years. हमारे में होते हैं 5-5 साल के बेसिस पे, ठीक है। The candidates preferred by the people should get elected. Election should be conducted in free and fair manner, where people can choose as they wish. Next question is, what are the merit and demerits? Important question है, ठीक है। स्टार मार्क बेशक से कर लो और लिख लो बेशक से। मेरिट्स क्या है? आइडियल वर्ल्ड में all political leaders known what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them, ठीक है। मेरिट्स हैं ये।
Our constitution makes us opted for free competition in election as they as the way to select our future leaders because this system works better in the long run. Political leaders are motivated by the desire to advance in their political career and they want to remain in the power to get power and position for themselves for which they can compete with other political parties. मेरिट्स हैं भाई, अगर आप अदर पॉलिटिकल पार्टी से compete करोगे उसने ये काम किया तो हम और ज़्यादा काम करेंगे, तो वो एक तरह से पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएगी वो चीज़, ठीक है। ऐसा तो है नहीं भाई उसने हमारे शहर में रोड ही नहीं बनवाए तो हम अभी जो बने हुए हैं उनको भी तोड़ देंगे, ऐसा नहीं है ना कि उन्होंने बनवाया तो हम और अच्छे बनवाएंगे, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम में भी हमें ही चूज़ किया जाए। डीमेरिट्स भी हैं कि इलेक्टोरल कंपटीशन क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फंग एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। अब हमें पता है कि भाई हमारी सेक्युलर कंट्री है, अब सेक्युलर कंट्री में तो भाई धर्म अलग अलग होंगे, तो सेंस ऑफ डिसयूनिटी भी आ जाती है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई बंदा फाइट कर रहा है जो कि अलग कास्ट का है और उसमें जो मेजोरिटी पीपल है वो अलग कास्ट की है, तो यहाँ पे डिसयूनिटी आ जाती है कभी कभी। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशंस लगाते थे, केस फाइल कर देते सो दैट कि दूसरे की इमेज खराब हो जाए। Lot of things are happening. Parties and candidates often use dirty tricks to win the elections. ये demerits थी. Next question is how does a party file a nomination for the candidate? सीधी सी बात है भाई, 25 साल की उम्र होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ही तो करो, इंडिविजुअल भी लड़ सकते हो, बट party's nomination is often called party ticket. Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as a security deposit. If the information provided is not correct, the nomination can be cancelled and the security deposit is returned. How is campaigning done for the election held in the India? Campaigning कैसे होती है भाई? 2 week का इसमें 2 का ही मिलता है। In India, such campaigns take place for a 2-week period between the announcement of the final list of the candidate and date of polling. 2 हफ्ते का समय मिलता है भाई, इसमें कितनी भी कैंपेनिंग कर लो, इसके बाद नहीं करनी, मैं इससे पहले कर सकते हो। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स ऐसे आते हैं ना वोट मांगने के लिए, वो एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, उसी में सब कैंपेन करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टी मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स। दिस इज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर, टेलीविजन्स, सब लोग इलेक्शंस रिलेटेड स्टोरीज, डिबेट्स बता रहे होते हैं। During election campaigns, political party try to focus on public attention on some big issues. They want the public to vote for their party on that basis. ठीक है, ये भी one of the most important questions है elections related. Who organizes the election procedure in India? In India, elections are conducted by independent and very powerful election commission. It enjoys independence like the judiciary of our country. Chief Election Commissioner is appointed by the President of India, but once appointed, the Chief Election Commissioner is not answerable to the President or the government. इसलिए ये एक independent body बोलते हैं इसको, Election Commission, Chief Election Commission किसी को भी answerable नहीं है भाई फिर, ठीक है, एक बार appoint होने के बाद। Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for them to remove the Chief Election Commissioner. What powers are exercised by the Chief Election Commission of India? It controls the elections right from the announcement of the election to the declaration of the result. It implements the code of conduct and punish any candidate or party that violates it. अब जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना, वो एक सेट ऑफ नॉर्म्स और गाइडलाइंस होता है जिसको जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो फॉलो करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी फॉलो करती है इलेक्शंस के दौरान, ठीक है, उसको हम कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। And during the election period, the Election Commission can order the government to follow some guidelines to prevent the use and misuse of the government power to enhance its chances to win the elections or to transfer some government officials. ठीक है, ये कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग, और इस पीरियड में जब इलेक्शंस चल रहे होते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट का व्हीकल, उसकी कोई भी रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर सकता अपनी कैंपेन को करने के लिए, कोई भी अपनी पावर यूज़ नहीं कर सकते कि भाई मैं अभी CM हूँ तो आगे तो मैं ही बनूंगा दोबारा से, तो मैं अपनी जो मेरी अभी पावर्स है उनको मैं यूज़ कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ये। If the election commission comes to know that the polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they order to repoll. ओके, ये ध्यान रखना है, ये सारी पावर्स हैं जो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कर सकता है अपने। हाउ आर इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया?
Lok Sabha and Vidhan Sabha election are held regularly every 5 years में. After 5 years, the term of all the elected representatives come to an end. Lok Sabha or Vidhan Sabha stand dissolves. Elections are held in all constituency at the same time, either on the same day or within a few days. This is called general election. And sometimes elections are held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. This is called by-election. ये याद रखना भाई, by-election की definition, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसका एग्जांपल बताती हूँ. मान लो अभी एक बंदा इलेक्टेड हो रखा था, बट उसकी बाई चांस डेथ हो जाती है या किसी भी रीज़न से वो रिज़ाइन कर देता है मेंबर. तो ऐसा नहीं है कि भाई उसने रिज़ाइन कर दिया, उसकी डेथ हो गई तो उसकी जगह से अब दोबारा से पूरे उसका इलेक्शन करना पड़ेगा और फिर नहीं, उसकी पर्टिकुलर बेसिस पे उस वैकेंसी के लिए, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्शंस कराए जाएंगे. उसको हम बाई इलेक्शन बोलते हैं, ठीक है. जनरल इलेक्शन की भाई सारी ओल कॉन्स्टिट्यूशंस को सेम टाइम पे और सेम डे पे या फिर विद इन फ्यू डेज में ही, एक फ्यू डेज के टाइम पीरियड पे जब कराएंगे सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, उसको हम जनरल इलेक्शन बोलेंगे, ठीक है. डिफरेंस समझ आया जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शंस के बीच में. वाई वर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइज्ड फॉर द वीकर सेक्शन बाय द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्यों रखी गई है? क्योंकि भाई जितने भी वीकर सेक्शंस हैं उनको इन फ्यूचर मे नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड इन द लोकसभा एंड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. इसलिए उसको सेफ जोन में रखने के लिए, ये जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी वो की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में. They may not have the required resources, education, or contact to contest and win election against others. Those who are influential and resourceful may prevent them from winning the elections. If that happens, our parliament and assembly will be deprived of the voice of the significant section of the population, and this would make our democracy less representative and less democratic. ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉइंट्स लिख सकते हो तुम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड अगर कुछ आता है तो. ओके, हाउ आर पोल कंडक्टेड इन इंडिया. ये मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है, लेकिन तुम इस क्वेश्चन आंसर को गो थ्रू कर सकते हो कि कैसे पोलिंग बूथ लगते हैं. ओके, जो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, इनका वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है. मशीन शो करती है नेम ऑफ द कैंडिडेट, पार्टी सिंबल को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कौन से हैं, उनके अलग अलग सिंबल्स कौन से हैं, कौन से इलेक्शन ऑफिशियल से अलॉटेड किया गया है. तो ईच वोटर हैज़ टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शी और ही वॉन्ट्स टू वोट फॉर. अब तुम सब ने ही, अगर तुम इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो तो आई होप यू ऑल आर 18+, तो यू हैव ऑल्सो गिवन वोट इन योर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो उसमें तुम्हें पता होगा तुमने वोट कैसे दी है. तो वही सब प्रोसीजर को एक बार अपने दिमाग में रिकॉल करना है, कैसे क्या सब वोटिंग से लेकर और बाकी तुमने क्या चूज़ किया था कैसे, वो सब तुमने ना एज इट इज़ जो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसको भी तुम्हें अपने पॉइंट्स में ऐड करना है, ठीक है. दिस विल बी ऑल्सो इफेक्टिव. तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा और तुम्हें लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है यार इसको मेरे को ना फ्रेम करना नहीं आ रहा, तो तुम उसको अपनी ग्राउंड लेवल पे ले जाओ, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो उसके बारे में कि इस चीज़ को मैंने कहाँ ऑब्जर्व किया है, मैंने इस चीज़ को कहाँ एक्सपीरियंस किया है, और बस उसी एक्सपीरियंस को तुम लिख दो, ठीक है. मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ 4 नंबर तो नहीं, लेकिन 2 नंबर तुम्हारे कहीं भी नहीं गए अगर तुमने लिख दिया तो. क्वेश्चन कोई भी छोड़कर नहीं आना है, डिस्क्रिप्टिव है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मेक श्योर करना कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, ठीक है गाइस. मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो लेट्स कंटिन्यू दिस. अगली वीडियो से करते हैं इसको कंटिन्यू, ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड. मिलते हैं कल इसी टाइम पे एंड थैंक यू सो मच. आपको अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे रिव्यू बताना. अगर मेरे को कुछ और एडिटिंग करनी है या फिर कुछ अभी मैं लर्निंग मोड में ही हूँ आप लोगों की तरह ही. सो थैंक यू सो मच. दिस इज़ माई फर्स्ट चैनल ऑन द यूट्यूब एंड अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मेरी लास्ट तक वीडियो देखी है. उनको ये स्माइली मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच. ओके गाइज, ऑल द बेस्ट विशेज़. Thank you so much.